हिमालयन डायलॉग्स के सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं सुनीता भास्कर। सेगमेंट लेकर आए हैं मेल मिलाप। जौनसार बाबर के लोक कलाकार नंदलाल भारती जी आज हल्द्वानी में हैं, तो हमें लगा कि क्यों न उनके बहाने जौनसार बाबर को समझा जाए, जौनसार की संस्कृति को समझा जाए और पिछले 30 सालों का जो नंदलाल भारती जी का काम है लोक कला को लेकर, जनजागरण को लेकर, उस पर भी हम बात करें। दोस्तों, यूँ तो हम खुद को उत्तराखंड का कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कई सारे क्षेत्रों को, इलाकों को, बोली भाषाओं को, संस्कृतियों को हम आज भी नहीं जानते हैं। तो इसी की ये एक मुहिम है। तो नंदलाल भारती जी, हिमालयन डायलॉग्स की सभी सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, प्रणाम जी। भारती जी, हमारे तमाम सुनने वालों को बताइए कि जौनसार बाबर का इलाका कितना बड़ा है, कितनी है वहाँ की बसासत? देखिए मैम, जौनसार का अगर हम शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हैं तो जौनसार हमारी जो जमुना नदी है, यमुना पार ऐसा बोलते हैं कि यमुना पार का ये एक थोड़ा सा अभ्रंश शब्द है जौनसार, तो ये हुआ। लेकिन जौनसार बाबर हमारी टोंस नदी और वही जमुना नदी, इसके बीच का एक बहुत ही आंचलिक और बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, जहाँ पे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, जिसको जौनसारी जनजाति के नाम से जाना जाता है, वो निवास करती है। और जौनसारी जनजाति लोक संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है जी। बिल्कुल। कितनी आबादी होगी मैम? ये आप मान लीजिए कि जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर में मात्र 2 ब्लॉक है, कालसी और चक्राता। 3 तहसील है, कालसी, चक्राता और त्यूनी। और 59 खते हैं, 59 खते बोलते हैं, जिसमें 12-12, 15-15 गांव मिलके एक खत पट्टी बनती है। ये है। और लगभग 358 राजस्व गांव है और करीब 80-100 के बीच में मजरे हैं, छानियां हैं, जहाँ लोग नियमित रूप से रहते हैं। और हमारा आज भी गांव का जो आंगन है, जो मैंने ये गांव गिनाए, मजरे गिनाए, आज भी वहां पे उस आंगन में हमारी लोक संस्कृति जो है बिल्कुल लबालब है। तो इस रूप में हम लोग आज भी सामूहिक कबीलों में, परिवारों में, गांव में निवास करते हैं। और शायद यही जौनसार बाबर का एक छोटे शब्दों का परिचय है। तो बाजार के प्रभाव से अछूता है अभी जौनसार, पश्चिमी संस्कृति के आक्रमण से और आधुनिक संसाधनों के एक प्रकार से गिरफ्त में अब हमारे गांव के लोग भी बाजार की तरफ आने लगे हैं। पहले यह था कि शाम को जब बड़े बुजुर्गों के सामने पूरा अपना सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार बैठता था, तो दूसरे दिन के लिए कौन खेत में जाएगा, कौन बकरी के साथ जाएगा, कौन घराट जाएगा, कौन जो है भैंस पिलाएगा, कौन जो है खेतों में हल जोतेगा। लेकिन आज वो बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया है। आज हर गांव, हर परिवार में अपने बच्चे जो आने वाले हैं, उनके पास मोबाइल है, बाइक है और अपना एक मतलब घूमने का एक काम है। क्योंकि जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर बिल्कुल विशुद्ध रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। हम लोग प्रकृति के साथ जीते हैं, खेतों से अनाज उगाते हैं, मेले, त्योहार, भारत संग्रांद जो वर्ष भर की है, हम लोग उसके अपने ऋतु व्यंजनों से मनाते हैं। अनूठे और पारंपरिक बहुत ही आकर्षक लोक नृत्यों के साथ नाचते हैं। लेकिन पश्चिमी संस्कृति और आधुनिक इस प्रभाव में पलायन के चलते आज इसमें बहुत गिरावट आई है। कितना पलायन हुआ होगा वहां से? पलायन के भी कुछ मतलब 2 मानक है, 2 तरीके हैं जिस रूप में हम देखते हैं। एक तो वो पलायन है जो नौकरी के लिए आया है, एक वो है जो व्यवसाय के लिए आया है। लेकिन हम इसको कतई पलायन नहीं मानते, क्योंकि इनकी जड़ें अभी गांव से जुड़ी है। ये जब रिटायरमेंट होंगे तो गांव आएंगे। व्यवसायिक तौर पे भी गया हुआ व्यक्ति, वो भी जब अपना कारोबार कभी भी उसका श्रेय देगा तो गांव के अपने माता पिता को, पुश्तैनी घर परिवार को देगा। लेकिन आज एक दूसरा मतलब पलायन का दंश है जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं। वो ये है कि अब हमारी बेटियां, अब हमारे युवा, ये जो भी मतलब चाहे वो नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं या व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, तो ये अभी भी मतलब ठीक से गांव को देख नहीं रहे हैं। अगर गांव में आ भी रहे हैं तो मेहमानों के तौर पे आ रहे हैं। लेकिन गांव में ये लोग टिकते नहीं है। लेकिन मतलब होना ये चाहिए था कि गांव के जो माता पिताओं के वो दुख भरे, कष्ट भरे दिन है, रात है, उसमें भी आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो उसमें कमी आ रही है। ऐसा तो बूढ़े माँ बाप अकेले हैं घरों में? आप नहीं है। हमारा आज भी जौनसार बाबर जो है संयुक्त परिवार में जीता है। अच्छा। आज भी हम लोग, मेरा जो
खुद का परिवार है, उसमें 43 लोग हैं हम लोग। अच्छा। 43 चूल्हा एक मेंबर्स ही हैं। है? एक ही चूल्हा है। अच्छा। जिसपे भोजन बनता है। अच्छा। और एक ही मतलब घर में बैठकर सब सामूहिक रूप से खाते हैं। हम्म। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब केवल माता पिता हैं, क्योंकि हम लोगों का मतलब कई भाई हैं, और हम लोग मतलब ये मान के चलते हैं कि जो नौकरी में भाई है वो भी घर का ही है, जो व्यवसाय में है, ठेकेदारी में, वो भी घर का ही है, और जो खेती कर रहा है वो भी घर का ही है। मतलब मुखिया एक ही है, परोसने वाला एक ही है, और उस परिवार की जो स्वाभिमान है, उसकी इज्जत है, वो सब वहीं गांव से ही उसका आंकलन होता है। तो ऐसा नहीं है कि माँ बापों को फिलहाल अकेला छोड़ा हुआ है। शायद जौनसार बावर में उदाहरण के लिए भी मैं ऐसा परिवार नहीं गिना सकता जो अपने बेटों के अभाव में अकेला गांव में रहता हो। जी, ये अच्छा। तो जो युवा पीढ़ी है, मतलब जो यूथ है वहाँ का, वो नौकरी किस तरह की कर रहा है? क्या सरकारी नौकरियों में ज्यादा लोग हैं या बिजनेस कर रहे हैं? सरकारी नौकरियां, क्योंकि जनजाति कोटे का हमको उसका लाभ मिलता रहा है, और हम लोग उस बहाने आज भी पढ़ लिख भी ज्यादा गए हैं, तो नौकरियां भी खूब मिली है। लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, तो शायद उसका जो पूरा मानक है वो ना तो सरकार कर पा रही है, और ना ही हमारे पास इतने संसाधन है कि हम लोग एक परिवार में एक पीढ़ी के बाद मतलब उसका चौगुना हम लोग जनसंख्या बढ़ा देते हैं। तो उन खेतों का जो बंटवारा है, टुकड़े 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 होने के बाद, और फिर भी उन खेतों का जो कार्य है वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। गोवंश, हमारा जो पशुधन था, वो बिल्कुल नगण्य हो गया है। आज किसी भी घर के आगे गाय भैंस देखना एक अचंबा सही है। जी, बैल रहे हैं खेत जोतने के लिए? बैल भी नहीं है। ये ट्रैक्टर पहुंच गए? बैल नहीं है हमारे यहाँ। ट्रैक्टरों की शुरुआत हो गई है। अच्छा। लेकिन कुछ पुश्तैनी खेती करने वाले आज भी बैलों से करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बैलों से भी अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कृषि कार्य लगभग छोड़ सा दिया है। थोड़ा जो कैश क्रॉप है, जैसे मटर है, टमाटर है, ये इसके लोग मुड़े इस क्षेत्र में, इसके लिए बाजार मिल पाता है? ये कर रहे हैं। और आलू है, बाजार की जो दशा है वो बहुत बुरी है। वो इसलिए है कि वहाँ कोई कोल्ड स्टोर तो है नहीं। अक्सर हमारा जो ज्यादा उत्पादन है वो बरसात के दिनों में होता है, और तब तक वो सारे रास्ते टूट जाते जो मंडी तक जाते हैं। और फिर जो मतलब 50 रुपए किलो बेचना चाहिए था, वो 10 रुपए से भी नीचे आ जाता है, और फिर वहाँ का कृषक हताश हो जाता है। तो ये संसाधनों के अभाव में मतलब तो वहाँ पर सब्जी और फल बहुतायत में होते हैं। अब लोगों का एक थोड़ा सा अभियान बोलिए या उनका रुझान बोलिए, वो बागवानी की तरफ हुआ है, और हमारी जैसे मशरूम है इसके तरफ हुआ है। तो इसके लिए लोगों ने बहुत सारे मतलब अपने बंजर उन एरिया में बाग लगाने शुरू किए। आपके इधर गढ़वाल से या हिमाचल से बिल्कुल मिट्टी की जांच कराते हुए उन्नत किस्म का बीज, और मतलब आधुनिक सेब की, आड़ू की, खुमानी की और कीवी की आधुनिक जो हमारे फल हैं, इसकी अब वहाँ पे नस्ल उगाई जा रही है। और शायद तो सरकार इसमें सहयोग कर रही है। बीज कहाँ से मिलता है? बीज तो एक कृषि विभाग है। जो करने वाले हैं शायद उनको बीज भी मिल पा रहा है, उनको खाद भी मिल पा रही है, और उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिल रही है। लेकिन अगर मतलब एक जरूरत है तो उसकी है आंकलन की, सुपरविजन की, कि जो भी इस कार्य से जुड़ा है, ऐसा तो नहीं है वो केवल जो है फिर बाद में बीमे के लिए तक ही सीमित रह जाए, या वो वहां से पौध लेके आ जाए और फिर एक गड्ढे में 5-5 पेड़ लगा दे खाली। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग फिर भी बागवानी के तरफ पिछले 5-7 साल से काफी मुड़े हैं। जी, क्या फल होते हैं वहाँ पर? सेब बट्टी है या? हम लोग हिमाचल से बिल्कुल जुड़ते हुए हैं। हिमाचल का कौन सा जिला? सिरमौर। अच्छा। सिरमौर भी और ऊपर जुब्बल भी। सिरमौर और जुब्बल ये 2 जिले हैं जो टोंस नदी के किनारे पे हैं, और हमारा बिल्कुल आसपास बीच में नदी बहती है, बस बाकी मट्टी एक जैसी है, पहाड़ एक जैसे हैं, आना जाना भी है, रोटी हाँ बिल्कुल वहाँ की जलवायु एक जैसी है। हमारा बेटी रोटी का संबंध है। मेले त्योहारों में आना जाना है। हाँ, वो बिल्कुल दुख सुख में आते जाते हैं। तो उनसे, क्योंकि हिमाचल इस मामले में भारत में अपनी पहचान रखता है, फलों के मामले में, बागवानी के मामले में, तो उन्हीं से लोगों ने सीखा है। उन्हीं के विशेषज्ञ हमारे यहाँ भी आते हैं, और वो फिर वहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। तो काफी बाग हैं आज जो जौनसार में भी पनपे हैं।
जी। तो वह सेब बहुत ज्यादा हैं, बाकी और भी आड़ू खुमानी ये सब भी होता है? सब है, आड़ू सभी है, खुमानी है, काफल भी होते हैं वहाँ? सेब है, काफल। काफल के तो पारंपरिक जंगल है। अच्छा। काफल को मैम बोया नहीं जाता है। हाँ, वो तो काफल का जंगलों। बीज भी नहीं है। हाँ। कहते हैं काफल का तो मतलब उसको जो जमना है वो ये एक अद्भुत प्रक्रिया है कि तो काफल कैसे जमता है। वो तो कहते हैं कि एक चिड़िया है, चिड़िया उसको खाती है, खाने के बाद जो गुठली निकलती है उसका तापमान कुछ ऐसा होता है कि वो फिर बीज के रूप में अंकुर उसमें अरे फूटता है, तब जाके काफल के पेड़ होते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बिल्कुल काफल है, मेरे गांव के अच्छा। नजदीक में है, हम लोग अच्छा, काफल को खूब जंगली खाते हैं। सुअर का कितना है आतंक उधर को है? बंदरों का और जंगली सुअर का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, हमारे अच्छा। यहाँ बंदर केवल जो चक्राता का मुख्य बाजार है वहां तक देखे जा सकते हैं। हम्म। और जंगली सुअर भी हमारे यहाँ मतलब ऐसे नहीं है कि वो फसलों को नष्ट करे। उसका अच्छा। एक कारण ये भी है कि जंगल अब तो कम हुए हैं, जंगलों में लोगों का आना जाना बहुत हुआ है और शोर शराबे के कारण जोनसार बावर का जो इलाका है उस इलाके से ये पशु अब मतलब नहीं है। देखने को नहीं मिल रहे। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई रहना कमाना चाहता है खेतों में जी। तो कम से कम, क्योंकि पहाड़ में तो हमारे वहाँ ये स्थिति नहीं है। यहाँ तो अगर आपने कुछ बो दिया तो बंदर ने उसको खाना ही है, जंगली सुअर ने आना ही है। तो जो लोग गांव में बचे हैं वो खेती नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल असंभव सा हो गया है। हमारे यहाँ आप ये मान लीजिए कि खेतों के लिए आपके जंगली सुअर और बंदर और इंसानों के लिए बाघ, ये घटनाएं बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब है कि आपकी जो पद्धतियां बची है ना वो कहीं ना कहीं इसके लिए वो फायदेमंद बनी अच्छा हुई है। मैम, बाघ उधर देखे जाते हैं। हाँ, लेकिन बाघ वो उधर हमला नहीं करते। घूमते नजर आते हैं, हम लोगों को सड़कों पे मिलते हैं। लेकिन मैं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ, अभी तक जोनसार में कोई ऐसी घटना नहीं, किसी बाघ ने किसी बच्चे को या किसी मनुष्य के ऊपर आक्रमण किया। क्या बात है। तो कुछ तो राज होगा इसका, है ना? अब कि जो पूरा पद्धति आप लोगों की रही है पहले बिल्कुल, की, वो बिल्कुल, अभी बची हुई है। बिल्कुल। और जब हम रोज सुनते हैं, कल भी सुनते हैं, परसों भी सुनते हैं कि आज श्रीनगर से घर से बच्चा उठा के ले गए, आज गौशाला में महिला को डराया गया, आज जंगल में जो है हमारी घास काटने वाली माता के ऊपर जो है झपट्टा मारा, तो बड़ा कष्ट होता है कि ये तो बहुत ही मतलब अंधेरे में आदमी घर से बाहर भी न निकले तो आपने बताया कि चक्राता और कालसी 2 ब्लॉक हैं। अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज करें इन चीजों को, देहरादून से हम निकलते हैं तो कहाँ से चक्राता का एरिया शुरू हो जाता है? बिल्कुल, आप लोग देहरादून मुख्यालय पे आइए। हाँ। वहां से ठीक 20-40 किलोमीटर की दूरी पर हमारा क्षेत्र शुरू हो जाएगा और उसको आप लोग बिल्कुल, वहां पे यमुना पुल है। आसन बैराज से आगे? हाँ, आसन बैराज आपको जाने की जरूरत नहीं है। आसन बैराज डाक पत्थर है, लेकिन आपको विकास नगर से ही जो है सीधा कालसी आना है। 9 किलोमीटर की दूरी पे 9 किलोमीटर की दूरी पे विकास नगर का वो यमुना का पुल है और वही पुल हमारी सीमा है। पुल आप पार करेंगे तो समझो आप जौनसार में आ गए और वही पुल पार करके वहीं पे कालसी ब्लॉक है जो हमारा पहला ब्लॉक है। और उसके बाद फिर आपको करीब 18 किलोमीटर की दूरी तय करके एक सैया बाजार आएगा। वो हमारा मतलब कृषि का एक मंडी का एक स्थान है। और उसके बाद ठीक 22 किलोमीटर के बाद आपको फिर प्रॉपर चक्राता मिलेगा। चक्राता हमारा जो मुख्य बाजार है, वो जो टॉप में ऐसे तिरछा सा बसा जो अंग्रेजों ने बसाया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चक्राता है। और चक्राता जोनसार बावर का जो एक उसकी जो परिधि है, जो गोलाई है, उसका केंद्र बिंदु है। उधर से इधर हम लोग लाखा मंडल के लिए मतलब वो हमारा अब एक इधर का छोर है। इधर हमारा हिमाचल में कुआनू एक जगह है, वो छोर है। और ऊपर हम जाते हैं ऊपर की तरफ को तो हमारा त्यूनी है, हमारा हनोल है, ये मोरी से लगता हुआ क्षेत्र है। और नीचे तो आप ये कालसी हो गया। तो चक्राता बिल्कुल बीच की जगह है और इसके बाहर बाहर ये एक कोई त्योहार है जो नदी में होता है नीचे, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि उसका नाम है मच्छमोड़। हाँ, मच्छमोड़ है। मैंने इस पे एक बहुत अच्छा गीत भी लिखा है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मच्छमोड़ हमारे यहाँ 2 टाइप के मोड़ है। और मोड़ का भी अगर आप अर्थ ढूंढेंगे तो मोड़ का मतलब है हुजूम, समूह, संगठन। जब हम मतलब एक सामूहिक तौर पे एक हुजूम के रूप में, एक जुलूस के रूप में कहीं किसी भी विषय पर जाते हैं तो उसको मौन कहा जाता है। और मतलब मौन तो हमारा 2 है। एक बोलते हैं जात्रियाड़ा मौन, जातर वाला मौन। जातर वाला मौन है जिसमें मतलब नाच गान होता है, जिसमें हमारे सारे अपने ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र आते हैं। और एक है मच्छ मौन, उसमें केवल मच्छी मारी जाती है। और मच्छी मारने का भी जो हमारा उद्देश्य है वो केवल उनकी हत्या करना नहीं है,
वो एक खेल है। मतलब पास की जो नदी है उसमें बकायदा एक विधि है। तिमूर की एक लकड़ी है, उस लकड़ी को काटा जाता है, उसका छिलक निकाला जाता है, उस छिलक को सुखाया जाता है, फिर उसको घराट में पीसा जाता है, फिर भुना जाता है, और उसके बाद फिर एक निश्चित जगह पे जहाँ पानी का फैलाव ठीक ठाक हो वहां पे उसको कई कई बोरे, कई किलो उड़ेल दिया जाता है पानी में। तो फिर उसका एक प्रभाव है कि कुछ दूरी तक वो मछलियां अचेत हो जाएगी, मरेगी नहीं। अच्छा। केवल वो मूर्छित हो जाएगी, और मूर्छित अवस्था में फिर आपको खेल के रूप में उसको पकड़ना है। पकड़ने के लिए बहुत सारे संसाधन है। एक रील के तागे का बना हुआ जाल है, एक गोल लकड़ी का बना हुआ अड़नी है, एक 2 लकड़ी का बना हुआ फटियाड़ा है, और कुछ लोग हाथों से पकड़ते हैं, कुछ लोग अपने लोहे का घण लेके पत्थरों पे मारेंगे और फिर उसके नीचे से वो अचेत मछलियां निकलेगी। तो ये एक खेल है, और उस खेल को हम लोग मचमोन के रूप में तो मनाते इसके हैं। लिए लोग आते हैं बाहर से जो बहुत बहुत अच्छा। बहुत मतलब हजारों की संख्या में। अच्छा। वो नदी अगर मतलब उसमें घुटने घुटने पानी है तो 2 फीट पानी और ऊपर चढ़ जाएगा, इतने लोग एक साथ पानी में कूदते हैं। अच्छा। हाँ, तो किस महीने में होता है? अक्सर जुलाई, बरसात अगस्त, आने से बरसात पहले। में। बरसात आने से पहले, क्योंकि बरसात में तो पानी का बेग भी बढ़ जाता है, पानी का बहाव भी बढ़ जाता है। तो इसको मतलब भादों के महीने के आसपास, मतलब बरसात ना हो उससे थोड़ा पहले ही कर लेते हैं, ताकि और कोई ऐसा ही कोई खूबसूरत त्योहार आप लोगों का क्या क्या होते हैं? त्योहारों का तो जौनसार बार में मैंने आपसे कहा कि हम लोग त्योहार ही तो मनाते हैं। यही हमारे पास मनोरंजन का और आपसी तालमेल का, समन्वय का, खुश रहने का यही एक कारण था कि हम लोग 12 संक्रांति हैं, और 12 के 12 संक्रांतों में हम लोग नाचते हैं अब अपने गांव में। लेकिन फिर अप्रैल के महीने में बैसाखी के अवसर पर 13 अप्रैल को हर साल हमारा आउटडोर फेस्टिवल शुरू होता है। वो डांडों में, थातों में और ऊंचाइयों में अपने गांव के ऊपर सब मेले लगाते हैं, जिसको नाम दिया है किसी ने बीसों का, किसी ने यात्रा का, किसी ने गनियात का, किसी ने मेले का, किसी ने कौथिक का। तो इस रूप में सब अपने गांव से ढोल, दमाव, रणसिंगा लेके आएंगे, और जो परंपरागत नृत्य है उसको करते हैं, जिसमें हारूल है, तांदी है, नाटी है, झेंता है, रासो है, जंगाबाजी है, ठोड़ियात है। ये तमाम विधाएं हैं जिसपे लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास गाते हैं, और इसके साथ नृत्य भी करते हैं। जी नंदलाल जी, ये जिसको गाते हैं आप बता रहे हैं कि लिखित फॉर्म में कितना है? जौनसार में लेखक कवि के तौर पर हम एक रतन सिंह जौनसारी जी को जानते हैं, और एक आप नंदलाल भारती जी को जानते हैं। और भी लोग हैं जो लिख रहे हैं क्या, या और आप लोगों ने कितना काम किया? ये हमारे गुरुजी स्वर्गीय रतन सिंह जौनसारी जी, और हमारे उनसे भी एक वरिष्ठ गुरु थे जिनका नाम था KR जोशी जी। अच्छा। वो हमारे प्रिंसिपल रहे चक्राता कैंटोनमेंट स्कूल के। और एक JPS राणा जी थे जो IG के पद से रिटायर हुए थे, उससे फौज से SSB में शहीद थे वो। और एक दो लोग और हैं जिन्होंने लिखने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मुश्किल से 10-12 साल हुए होंगे जब पहली बार किताब में जौनसारी शब्दों को हिंदी में लिखा गया। हाँ, देवनागरी में। हाँ, 10 साल। जौनसार एक संदर्भ, ये शायद पहली किताब थी जो KR जोशी जी ने लिखी थी। उसके बाद हमारे गुरुजी रतन सिंह जौनसारी जी ने एक बड़ी किताब लिखी थी। उन्होंने प्रकाश डाला था तमाम मेलों पे, त्योहारों पे, गीतों पे, जौनसारी संस्कृति के मूल जड़ों में तो दूसरे नंबर पे होते। और फिर JPS राणा जी ने कम से कम 3-4 किताबें लिखी, वो किताबें। और फिर उसके बाद जैसे जैसे जिनको समय मिल रहा है, अब अपने विवेक से अब अपने विषयों पर अब किताबें लिख रहे हैं लोग, पर्यटन पे लिख रहे हैं, मंदिरों पे लिख रहे हैं, मेले उत्सवों पे लिख रहे हैं। लेकिन जो हमारा एक बहुत पुराना एक हमारे पास एक मतलब विरासत थी, वो कई बुजुर्ग उसको लेके हमेशा हमेशा के लिए चले गए, इस बात का दुख है। तो उसको सहेज नहीं पाए। नहीं, वो मतलब ऐसा अनुभव था। आप ये मान लीजिए कि हमको आज अपनी 7 पीढ़ी का इतिहास मालूम नहीं है। इतिहास छोड़िए, हमको अपने 7 पीढ़ी के नाम याद नहीं है, अपने बुजुर्गों के, अपने पितरों पुरखों के, हैं जिन्होंने हमको इस धरती पे भेजा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि हम लोग अपने। तो यही वजह थी कि आपने कब से लिखना शुरू किया? आप 84 से या कब से? मैं क्योंकि मैंने 84 से इसका मतलब एक ऐसे शुरुआत करी। उस समय इतना मतलब हम लोग सीरियस नहीं थे इसके लिए।
हम लोगों ने तो खाली ये किया था कि जब हमारे यहाँ गीत गा रहे हैं, आज उन गीतों को गाने वाले लोगों की कदर नहीं है, बजाने वाले लोग बिल्कुल अपमानित हैं। और हमारी जो ये मतलब हम लोग पांडवों के वंशज हैं, पांडवों ने हमारे यहाँ 1 वर्ष का गुप्तवास बिताया है। हम लोगों के यहाँ ब्रह्मानंद के, कृष्ण भगवान के, राम भगवान के गीत हम लोग घरों में हमारे बुजुर्गों ने गाए हैं। और हम लोग मतलब अपने समाज की जो संरचना है, जीने जीवन की जो कला है, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से हमारे बुजुर्गों ने समाज को दिया है। और आज हम उन बहुत अच्छी अच्छी परंपराओं को खोते नजर आ रहे हैं। और जो लोग माँ सरस्वती ने जिनको ये वरदान दिया है, चाहे बजाने में हो, चाहे गाने में हो, चाहे नृत्यों में हो, वो लोग आज जो है मतलब भाई लपेटे हुए बैठे हैं, क्योंकि उनको 4 लोग भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेलों के प्रति लोगों की उदासीनता हो गई। घरों में गीत गाने वाला जो माहौल था वो भी कम हो गया है। लोग बिल्कुल जैसे ये थोड़ा सा भी आधुनिकीकरण आया ना, तो लोगों ने मतलब वो गांव के कलाकारों को, गांव के आयोजनों को एक हिसाब से जो है उसको निकाल दिया अपने उससे विवेक से, और उस पश्चिमी और आधुनिकता की दौड़ में वो लोग चले गए। तो ये एक दुख की बात थी। कब से लिखना शुरू किया है और कितना लिखा है? किस तरह के गीत आप लिखते हैं? मैंने मैम अपना एक गीत का नमूना अगर आप पहले, हम चाहते हैं कि लोगों के लिए आप मतलब गाएं, कुछ थोड़ा सा सुनाएं। मैं जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं गायक तो हूं ही नहीं। हाँ। मैंने तो लिखने का काम किया है, और अपने जौनसारी जितने भी हमारे लोक नृत्य हैं उसको संग्रह करने का काम किया है। उसमें जो पुश्तैनी तौर पे हमारे लोक कलाकार थे उनको इकट्ठे करने का काम किया है। और फिर जितना भी मतलब हमारा ढोल है, दमाऊ है, रणसिंगा है, ढोलकी है, खंजरी है, ढाक है, मुंदा है, ये मतलब मैं थोड़ा थोड़ा सब बजा भी लेता हूँ। लेकिन मैं विशेषज्ञ कोई से वाद्य यंत्र का नहीं हूँ। जी तो जी, ये सब सहेजे हैं अभी हैं तो लोग, ये हमारे पास, मेरे पास इसका संग्रह है आज भी। अच्छा। और इसको बजाने वाले जितने भी बचे थे उनको मैं या तो आकाशवाणी में लेके गया हूँ। अच्छा। पहले नजीबाबाद हम लोग जाते थे, अब देहरादून में, और अब तो खैर दूरदर्शन स्टेशन खुल गया है। तो मैं उन बुजुर्गों को मतलब मैंने सबसे पहले काम वही किया कि जो 70, 80, 85 वर्ष तक के हमारे कलाकार थे उनको दूरदर्शन में ले जाके उनकी प्रस्तुतियां वहां पे उसके बारे में थोड़ा सा बोल के उसकी समीक्षा, उसका मूल्यांकन तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लोगों तक ये पहुंचाए कि इसकी कितनी महत्वता है, ये वाद्य यंत्र क्यों बजाया जाता है। अच्छा तो वो लोग बेचारे उसके माध्यम से अब लगभग अमर मान लीजिए। तो मुझे लगता है आप शायद बाहर भी टोली बनाकर कई बार कहीं विदेश में भी शायद गए। मेरा मैम ऐसा है कि मैंने गांव से शुरू किया था। जब 30-35 लोग हमको गांव में देखा करते थे। मेरी अगर आप मेन उपलब्धि मान लीजिए तो वो ये है कि जौनसार बावर के 358 गांव मैं सब में लगभग 2-2, 3-3 बार गया हूँ। अच्छा। और जन जागरण कार्यक्रम के लिए करीब 100 मजरे, और फिर हमारा देहरादून का 13 के 13 जिलों का लगभग ब्लॉक स्तर पे मैंने नुक्कड़ नाटक और वो अपने पॉपेट्स, कठपुतली प्रोग्राम में यही मतलब जन जागरण विषय में इसको किया है। अच्छा। फिर भारत देश के जितने भी बड़े शहर है, चाहे आप इधर से कलकत्ता से बंगाल की खाड़ी मान लीजिए, उधर से पूरा अरब सागर नीचे को कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से ऊपर को पणजी, गोवा, बम्बई, ये पूरा के पूरा, और उधर आप बाघा बॉर्डर से लेकर के पूरा राजस्थान का बीकानेर तक का जो हमारा सीमाओं वाला क्षेत्र है। और मतलब राष्ट्रीय संस्कृति आदान प्रदान के तहत भारत के जो हमारे 7 केंद्र हैं, जो हमने अपने संस्कृति को 7 भागों में बांटा है, तो हमारे तो 6-6, 7-7 प्रांतों को मिला के एक केंद्र बनाया है। जैसे हम उत्तराखंड है तो हमारा पटियाला जोन और इलाहाबाद जोन, ये हमारे 2 जोन है जिसमें हम लोग पूरे देश की संस्कृति को आपस में साझा करते हैं। और देश में जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत के हैं, तो उसमें हम लोग ऐसा है, मानो अगर कन्याकुमारी कार्निवाल हुआ है कन्याकुमारी में, अच्छा। तो उसमें जम्मू कश्मीर की टीम भी जाएगी। अच्छा। तो ये आयोजन भारत सरकार कराती है? ये भारत सरकार कराती है। और मैंने इसी मतलब बहाने मैं पूरे देश में घूमा हूँ, पूरा देश, और संगीत नाटक अकादमी के और NSD के बम्बई तक के कार्यक्रमों को करने का मौका मिला है। अच्छा। और इसमें सौभाग्य ये रहा कि उस जौनसारी संस्कृति को
उस पहनावे को, उस मतलब अनूठे पद संचालन की जो मुद्राएं, हमारी नृत्य के जो मतलब आयाम है, उसको स्वीकार करते हुए हमारी जो वेशभूषा है, उसकी जो हमने साहित्यिक परिभाषा में उसको जो दर्शाया कि ये घाघरा है तो ये क्यों ऐसा पहना जाता है, ये जगह है, ये ढांटू है, ये हमारा जो है हाथ के धागुले हैं, कड़े हैं, ये जो है गले का गुलबंद है, ये हमारा हार है, ये कोठी है, ये शूच है, और मतलब पैरों में पोलिया है, हमारा बालों में लगने वाली वो रामकली है, चामकलिया है, और नाक में पहनने वाली नथ है, बुलाक है, कानों में पहनने वाले तुंगल है, और इधर कानों में तमाम उतराया छोटी छोटी जो पहनी जाती थी वो है। इन सब से मतलब लबालब, और इससे भी अगर ऊपर की बात मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का जो हमारा पूरा हिमालय के मतलब छतर छाया में रहते हैं हम लोग, माँ गंगा यमुना के आगोश में है, वहाँ पे ब्रह्म कमल जैसा हमारा पुष्प है, बुरांस है, उन जंगलों में हमारा कस्तूरी मृग है जो मतलब अपनी सुगंध के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। हमारे गंगा यमुना जैसी हमारी उद्गम स्थलों वाली नदियां हैं जिनको माँ कह के लोग पुकारते हैं। हमारे पास बद्री केदार जैसे सिद्ध पीठ मंदिर है जो हमारे आस्था के प्रतीक है। देश और दुनिया वहां पे जो है उस चौकट पे आके माथा नवाती है, टेकती है। और उन सब से मतलब ऊपर अगर मैं बात कहूं तो हमारे उन जंगलों में संजीवनी बूटी तक अंकुरित हुई है। भगवान राम जब खुद मुसीबत में थे, लक्ष्मण को जब मूर्छा आई थी तो उस दवाई के लिए उनको उत्तराखंड आना पड़ा था। तो ऐसे उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं। इन सब से मिला के जो यहाँ की संस्कृति बनती है वो आप मानिए कितनी सुगंधित और कितनी उपयोगी और कितनी मतलब लाभदायक हो सकती है। तो हम उस संस्कृति के प्रचारक रहे हैं और अच्छा रहा है कि देश और दुनिया ने उसको बहुत स्वीकारा है। हालांकि बदलते हुए परिवेश में हमारी बहुत सारे दावे हैं जो हम देश और दुनिया के सामने करके आए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है आज तक का, जिसमें एक नई दर्जनों गिनीज बुक रिकॉर्ड बने हैं, लिम्का बुक में दर्ज हुए हैं उसके कई आयाम, उसका नाम दिया था वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव, जिसमें 155 देशों ने भागीदारी करी थी। 155 देशों ने, जिसमें भारत ने, जिसमें 35 एकड़ का मंच बना था, 35 एकड़ का स्टेज था, जिसमें 35,000 हम लोग कलाकार थे। अच्छा। और मेरे को उसमें उत्तराखंड के तरफ से गिन के 400 कलाकारों का नेतृत्व करने का मौका मिला था। अच्छा। और इतने देशों के सामने हमने उसको परोसा। कब की बात है? ये शायद 2016। अच्छा। 2016 में। तो और दिल्ली में था ये। और मतलब इसको 155 देशों के जो प्रतिनिधि आए थे वो भी मैम कोई साधारण आदमी नहीं थे। या तो वहां का उपराष्ट्रपति था या प्रधानमंत्री था। अच्छा। या कोई राष्ट्र अध्यक्ष था। और लाइन से 155 देशों का फ्लैग लगे हुए थे। और ऑनलाइन सब पूरे मतलब दुनिया के जजों ने उसको ज्यूरी के आधार पे उसमें कलाकारों का सिलेक्शन किया था, उसमें नृत्यों का सिलेक्शन किया था, उसमें सबको समय आवंटित किया था। और उत्तराखंड का सौभाग्य ये रहा कि मतलब हम लोग उस मंच पे उस 35,000 कलाकारों के और 7 एकड़ के मंच पे उत्तराखंड की जो प्रस्तुति है जो हमारे नेतृत्व में हो रही थी वो बिल्कुल उस मंच के बीचों बीच हुई। और पूरी दुनिया ने मतलब 155 देशों ने उसको साझा किया। और अभी मतलब पिछले साल मेरे को मतलब भारतीय लोक कला सम्मान बेंगलोर में मिला था उसके लिए, जो कला सारथी के नाम से था। तो ये अपनी एक वो है। इन उपलब्धियों को मैं तो बिल्कुल इसका श्रेय अपने उसी उत्तराखंड की संस्कृति को देता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नंदलाल भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती वक्त हमारे सुनने वालों के बीच आपने बिताया। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।